गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल जो लोग नहीं आए थे सॉरी, पर हमने कल भी चूँकि पढ़ाई करी थी और कल आज उसके आगे से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट आज का लेक्चर रिकॉर्ड होगा और आप लोगों को, जो लोग घर पे स्टूडेंट्स हैं, उनको मिल जाएगा ये, ठीक है। कल कोई बताया हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे? वेरी गुड। हाँ, और हाँ, हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। हम कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज डिस्कस किए थे, हम डिस्कस किए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने डिस्कस किया था चार्ज का कंजर्वेशन, हमने डिस्कस किया था कि करंट कैसे फ्लो होती है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि पोटेंशियल का मतलब क्या है। वो पानी के टैंक के एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा था पोटेंशियल किसे कहते हैं। आज हम लोग बात उसी से रिलेटेड एक और बहुत अच्छे लॉ की करेंगे, जो कि ओम्स लॉ है, और आप सभी ने वो पढ़ा है, बस फटाफट उसे रिवाइज करेंगे हम लोग। ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर कोई वायर है, अगर कोई आपके पास वायर है और उसकी फिजिकल स्टेट्स में कोई चेंज ना किया जाए, उसकी फिजिकल स्टेट्स में कोई चेंज ना किया जाए, फिजिकल स्टेट्स में कोई चेंज ना किया जाए मतलब we should make the constant by its length, size, area, temperature, density, everything। यानी ना तो हम उसके साइज में कोई चेंज करें, ना उसके चौड़ाई में, लंबाई में, मोटाई में, गहराई में किसी प्रकार का कोई चेंज ना हो, और कोशिश करें कि टेम्परेचर को भी कांस्टेंट रखें। सो एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, अगर किसी कंडक्टर वायर की फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट है, ध्यान रखिए कंडीशंस बहुत ध्यान रखनी चाहिए, अगर कांस्टेंट है तो उसमें फ्लो होने वाली करंट और उसके सिरों के बीच डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस। अब इधर पोटेंशियल अगर V1 है, इधर पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्या हुआ? V2 माइनस V1। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है तो पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लो होने वाली करंट का रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, यानी V ओवर I इज अ कांस्टेंट। या हम ये भी कह सकते हैं दैट V प्रोपोर्शनल टू I। तो आप जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लगाते हो, यहां उस कांस्टेंट को R से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहते हैं R क्या है? रेजिस्टेंस। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी? V ओवर I। यूनिट क्या हो जाएगी? V की वैल्यू यूनिट क्या होती है? वोल्ट। करंट की एम्पियर, कल हम लोगों ने पढ़ाई था। गुड। अब वही फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कि वोल्ट पर एम्पियर एक लंबी यूनिट है, तो इसको वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, आवाज ना आई, अभी भी नहीं सुनाई दिया। ओम, वेरी गुड, ठीक है। सो वोल्ट पर एम्पियर कैन बी रिटन एज ओम। सो बेसिकली रेजिस्टेंस जिसका फॉर्मूला V ओवर I है और उसकी यूनिट क्या होती है? ओम। सिंबल कुछ इस तरह, ग्रीक लेटर ओम की तरह बनाया जाता है, ये ग्रीक सिंबल है, ठीक है। ग्रीक समझते हो? ग्रीक कहाँ समझते हो? तुम्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती सही से? ग्रीक लैंग्वेज, ठीक है, यूनान की जो लैंग्वेज थी, ग्रीस की जो लैंग्वेज है, वहां की लैंग्वेज का ये सिंबल है ओम, तो वहां से इसको लिया गया है, ठीक है। अब ये सब तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में समझते हैं। रेजिस्टेंस V और I का रेशियो है, V और I का रेशियो है। तो रेशियो को समझने के लिए अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें और एक्स एक्सिस में ले लें, बाद में थोड़ा रुक जाइए दीदी, किसके? तो रुक जाइए, कौन है सेजल? जाइए बेटा। ओके, सो नाउ सपोज एक्स एक्सिस में हम करंट ले लें, वाई एक्सिस में वोल्टेज ले लेते हैं, पोटेंशियल ले लेते हैं, ठीक है। और इस एक्स एक्सिस में जो करंट है ये माना एम्पियर में हम मेजर कर रहे हैं, और इधर हम इसे माना वोल्ट में मेजर कर रहे हैं, और इसको कुछ डिवाइड कर लेते हैं 2-2 या 3-3 एम्पियर के सेक्शंस में। चलिए 2, 4, 6, 8,
10, ऐसे इधर कुछ 5-5 के अंतर पे कर सकते हैं, हैं, या 6-6 के कुछ भी कर सकते हैं, या मान लीजिए 5, 10, 15, 20। अब अगर ये लॉ सही है, अगर ये लॉ सही है तो किसी भी करंट की वैल्यू के लिए वोल्टेज की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होनी चाहिए। अब माना अगर वोल्टेज 5 है तो करंट की वैल्यू 2, वोल्टेज 10 है तो करंट की वैल्यू 4, 15 है तो करंट की वैल्यू 6। क्यों? क्योंकि रेशियो बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आप यहां पे देखें फर्स्ट में ये ए, ये बी, ये सी, तो अगर आप फर्स्ट वाले के लिए देखें तो वोल्टेज की वैल्यू क्या है 5, करंट की वैल्यू क्या है 2, तो 5/2 ओम। सेकंड में देखिए बी, वैल्यू क्या है करंट की 4 और वोल्टेज की 10, तो इसे सॉल्व कर लो, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, दैट इज 5/2 ओम। सी सेक्शन देख लीजिए, 15 एंड 6, तो 3 5 जा 3 2 जा, तो देखिए रेजिस्टेंस कैसे निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। यानी अगर ओम्स लॉ सही है, ओम्स लॉ ठीक है, अगर आपका कोई कंडक्टर वायर ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है तो उसके वोल्टेज और करंट का ग्राफ कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो जो कंडक्टर इस स्ट्रेट लाइन कर्व को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला, ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला वायर या ओम्स लॉ को फॉलो करने वाला कंडक्टर, यानी ओहमिक कंडक्टर। कैसा, ओहमिक कंडक्टर। वेरी गुड। तो जो इस कर्व को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा, ओहमिक कंडक्टर। और जो फॉलो नहीं करेगा वो नॉन ओमिक। सीधी सी बात है, जो इस कर्व को फॉलो नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन ओमिक कंडक्टर या नॉन ओमिक रेजिस्टर। ठीक है, ये सब तो लॉ से रिलेटेड बातें हो गई, छोटी मोटी जानकारी हो गई, लेकिन ये रेजिस्टेंस है क्या, ये किसी वायर में क्यों होता है, इसके क्रिएट होने की वजह क्या है, इन सब पर भी हमें थोड़ा डिस्कस करना है। चलिए, ये थोड़ा माइक का वायर ही लग जाता है। चलो, अब इसको समझने के लिए फिर से हम वही कल का एग्जाम्पल लेंगे, वाटर पाइप। वाटर पाइप एग्जाम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टडी। अगर आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है तो पानी के पाइप के फ्लो को समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। कल कौन कौन आया था, हाथ खड़े करो। तो जिन्हें जो कल आए थे वो अच्छे से जानते होंगे पानी के पाइप का फ्लो कितना बढ़िया है। चाहे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, चार्ज का फ्लो हो, कुछ भी समझना हो, आप पानी के फ्लो को समझ लीजिए, आपको करंट समझ में आ जाएगी। तो आई होप आप सबके पास ये सब नोट डाउन तो होगा, सबके पास है ना। चलिए, तो इसको रब किया जाए। अब भाई बहुत कॉमन सी चीज है, रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, अरे वाह, कौन बोला प्रतिरोध, विशाल। चलिए ठीक है, प्रतिरोध तो साहित्यिक लैंग्वेज हो गई, लिटरेली लैंग्वेज हो गई, सही है। रेजिस्टेंस को बिल्कुल प्रतिरोध ही कहते हैं हिंदी में। लेकिन अगर आप एक कॉमन व्यक्ति से पूछें, एक आम व्यक्ति से पूछें, आम नागरिक, आम आदमी मतलब मैंगो मैन नहीं आम आदमी मतलब जो फिजिक्स से जिसका टच नहीं है, आप उससे कहो रेजिस्टेंस और उसे थोड़ी बहुत भी इंग्लिश की जानकारी, तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट। अब एज्यूम कीजिए एक पाइप ये है, थोड़ा पतला पाइप पानी का, और ये एक थोड़ा मोटा पाइप है पानी का। तो और पानी दोनों में से एक ही मतलब सेम अमाउंट वाटर फ्लो हो रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर जो फ्लो हो रहा है दोनों पाइप से वो सेम है। तो पानी की बूंदों को ज्यादा रुकावट पतले पाइप में महसूस होगी या मोटे पाइप में,
ज्यादा रुकावट पतले पाइप में महसूस होगी या मोटे पाइप में? मोटे पाइप में। कैसे? बड़ा है। अच्छा, मतलब तुम्हें बड़े दरवाजे से निकाला जाए तो तुम्हें मुश्किल ज्यादा होती है, संकरे दरवाजे से निकला जाए तो आसानी से निकल जाओगे। ये तो मूर्खता है। कोई बात नहीं, होता है। फिर से सोचो, तुमको एक छोटी सी सुरंग से निकाल रहे हैं, सुरंग का दरवाजा बड़ा है तब तुम्हें निकलना है, और जरा सा छोटा है, तुम्हारा सर बराबर भी नहीं है, तो रुकावट किस में होगी? छोटे सुराख में या बड़े सुराख में? छोटे, है ना। यानी अगर वाटर फ्लो की ही बात करें तो पतले पाइप में पानी को ज्यादा, तुमने बड़ा पाइप कैसे दिया? चलिए कोई नहीं, कोई बात नहीं। तो बड़े पाइप में रुकावट कम होगी, फिर ज्यादा होगी। पतले पाइप में रुकावट ज्यादा होगी। अरे ऐसे समझो, रोड चौड़ी है, एरिया बड़ा है, तो बाइक, साइकिल, स्कूटी निकालने में आसानी होगी या पतली गली से? बड़े में आसानी होगी ना। और रुकावट किस में ज्यादा लगेगी? पतले वाले में। ऐसे समझ लो, अगर पाइप नहीं समझ में आ रहा तो पतली गली और चौड़ी गली का एग्जांपल ले लो। तो पतले पाइप में रुकावट ज्यादा होगी, और रुकावट मतलब रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस जिसका एरिया जितना कम होगा रेजिस्टेंस उसका उतना ज्यादा। तो रेजिस्टेंस एरिया के कैसा हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया ना। ठीक, अब अगला स्टेप देखो, हम इस पाइप की मोटाई भी पिछले पाइप के बराबर ही कर दें। अगर अब ये दोनों पाइप बराबर मोटाई के हैं, मान लो बराबर मोटाई के हैं, लेकिन एक पाइप को छोटा कर दिया, और रोहित को कहा कि तुम्हें इस सुरंग से निकलना है, इस सुरंग से निकलना है, तो रोहित को किस सुरंग में ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा? इस वाली में या इस वाली में? बड़ी वाली में। यानी पाइप अगर पतला भी है तो जितना लंबा होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा देर तक लगेगा। यानी रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना लंबा पाइप, जितना लंबा तार, उतना लंबा रेजिस्टेंस। तो अब इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दो। कंडक्टर वायर जितना मोटा होगा उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही कम। अगर तार पतला है तो एरिया कम, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए और कम जगह मिलेगी और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वहीं अगर कंडक्टर वायर लंबा है तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा। आप इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो तो आपको मिल जाएगा ये रिलेशन। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आता है जिसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का इस सिंबल को, रो सिंबल है, इसको कहते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी यूनिट, तो रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम है, लेंथ की यूनिट मीटर, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो ऊपर वाला मीटर इससे तो कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले से, पर एक मीटर बचेगा, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। अच्छा, ओम मीटर लिखते हैं बेटा, कभी मिली मतलब मीटर ओम मत लिखना। उसकी वजह है क्योंकि अगर आपने कहीं पर ऐसा लिख रखा है, रेजिस्टिविटी की यूनिट ऐसी लिख रखी है, तो कोई इसको मिली ओम समझ सकता है। क्या समझ सकता है? मिली ओम समझ सकता है, बजाय मीटर ओम समझने के। तुम तो रेजिस्टिविटी कहना चाह रहे हो, लेकिन तुम्हारे गलत लिखने से अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए फिजिक्स में ये ध्यान रखा जाता है कि हम यूनिट, उनके सिंबल्स कुछ इस तरह रखते हैं कि वो अपना सार्थक अर्थ खोए ना। ठीक है, तो हमेशा ओम मीटर लिखना, ओम मीटर। अब इसे कोई नहीं समझेगा मिली ओम, कोई नहीं समझ सकता, हर कोई समझ जाएगा ये रेजिस्टिविटी लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है? तो ये तो बात हो गई। अच्छा, रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। आयरन के लिए रेजिस्टिविटी कुछ और होती है, सिल्वर के लिए कुछ और होगी, कॉपर के लिए कुछ और होती है, गोल्ड के लिए कुछ और होती है। हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है और कांस्टेंट होती है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी
वायर की लेंथ और एरिया बढ़ाने घटाने से नहीं बदलती। अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर व्हाट विल हैपन विद रेजिस्टिविटी, नथिंग चेंज। ध्यान रखिए भाई, अगर आपने स्टील के वायर को मोटे से खींच के पतला भी कर दिया तो वायर तो स्टील का ही रहा। स्टील इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, सॉरी, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल, बट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी विच डेवलप्ड बाय द साइज एंड द फिजिकल कंडीशंस। इसीलिए रेजिस्टेंस तो चेंज होता है बट रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होती। रेजिस्टिविटी चेंज होती है, उसके लिए कुछ केमिकल प्रोसेस, कुछ टेम्परेचर में चेंज करना पड़ता है और वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये तो हुआ रेजिस्टेंस के बारे में कुछ, लेकिन अभी भी हमने वो नहीं समझा कि रेजिस्टेंस क्रिएट क्यों होता है। देखिए, चाहे हमारा वायर, जाहिर है कंडक्टर वायर सॉलिड होगा, एंड बी रिमेंबर दैट नो मैटर what solid you have taken, every solid, each solid and its molecules, its atoms are constantly in vibrational mode even they are on absolute zero temperature। किसी भी solid के जो भी molecules हैं, उसके atoms हैं, वो हमेशा vibrational mode में होते हैं, चाहे भले ही उनके बीच का जो टेम्परेचर है या उन मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो ही क्यों ना हो। और इन वाइब्रेशंस को थर्मल वाइब्रेशंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मल वाइब्रेशंस। अब इमेजिन करके देखो कि एक वायर है, उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स थर्मल वाइब्रेशन कर रहे हैं और उनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन उन वाइब्रेशन से क्या करेगा? टकराएगा, और जब टकराएगा तो क्या क्रिएट होगी? रुकावट। रुकावट क्रिएट होती है। बस इस रुकावट को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस की वजह क्या है? थर्मल वाइब्रेशंस। मॉलिक्यूल, अब चूंकि जाहिर है वायर का कुछ तो टेम्परेचर होगा, अब जीरो टेम्परेचर पे है तब भी वाइब्रेशन करते हैं वो। ये प्रॉपर्टी है सॉलिड की। भाई आपने कभी सोचा? ऑफ कोर्स सोचा होगा टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा। आप लोहे की कील लीजिए, एक साइड पे गर्म कीजिए, दूसरा साइड थोड़ी देर में गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं, तो वो एक से एनर्जी टकरा के दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और फाइनली यहां तक के सारे मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं और पूरी कील गर्म हो जाती है। तो इन्हीं को तो थर्मल वाइब्रेशंस कहते हैं। तो इन थर्मल वाइब्रेशंस के कारण ही जो इलेक्ट्रॉन या जो चार्ज करंट को फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो वायर में फ्लो होता है, वो इन थर्मल वाइब्रेशन से क्या करता है? कोलाइड, कोलिजन करता है, टकराता है, जिस वजह से उसके रास्ते में रुकावट आती है। और इसी रुकावट को फिजिक्स की भाषा में हम रेजिस्टेंस कहते हैं। समझ में आ गया रेजिस्टेंस की वजह कि व्हाई रेजिस्टेंस क्रिएट? सो रेजिस्टेंस क्रिएट्स ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ सॉलिड्स। गुड। अब मान लो गरम तवे पे बिठा दें तुम्हें, उछलोगे ना? कहने का मतलब ये है। अच्छा, ऐसा तो अक्सर होता होगा कि यार हम अपनी साइकिल से, अपनी स्कूटी से कहीं गए, मम्मी ने अचानक कि यार संडे का दिन है, मम्मी ने खिचड़ी बनाई है और सब कुछ रेडी है, चटनी पापड़, यार दही नहीं है। और पापा ने कहा यार जो तो कोई बात ही नहीं होती है, खिचड़ी बनी है और दही ना हो तो क्या बेकार है फिर? बोले भाई ऐसा विशाल, साइकिल उठाओ, दही लेके आओ। और धूप पड़ रही बहुत, विशाल सड़े हुए मुंह से उठ तो गए कि यार दही लेके आएंगे, और दही दुकान पे पहुंचे, साइकिल खड़ी करी, दही ले भी लिया। लेकिन जितनी देर में दही लेकर वापस लौट किया, गद्दी हो गई गरम, धूप में खड़े खड़े। अब वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं डंडे पे बैठ के चलाऊं या कैंची चलाऊं या गद्दी पे बैठ के चलाऊं। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो कुछ ऐसी दिक्कत वायर के साथ भी है। तो जितना ज्यादा गर्म होगा सीट, उतना ज्यादा कूदोगे, उतना ज्यादा उछलोगे। बिल्कुल वैसे ही जितना वायर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, थर्मल वाइब्रेशंस भी उतने ही ज्यादा होंगे, जिस वजह से टक्कर भी उतनी ही ज्यादा होगी। इसीलिए नॉर्मली कंडक्टर्स का जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उनके थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर बढ़ जाती है और जिस वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर हम किसी कंडक्टर वायर का, किसी कंडक्टर के लिए, ध्यान रखना कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर का रेजिस्टेंस के साथ में अगर हम ग्राफ खींचें तो वो कुछ इस तरह का आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी
बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है? हालांकि कुछ इस प्रकार के भी मटेरियल हैं जो टेम्परेचर बढ़ने पर अपने रेजिस्टेंस को कम कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स की प्रोसेस थोड़ा दूसरी होती है। हमारे जो पीरियोडिक टेबल अभी आप लोग शायद केमिस्ट्री में पढ़ी नहीं होगी, अभी नहीं पढ़ी है, चलिए कोई बात नहीं। एक्चुअली देखो अब तो इसीलिए थोड़ा 9th और 10th को पढ़ाना फिजिक्स थोड़ा इसीलिए ज़्यादा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 9th-10th के बच्चे बस एकदम नई फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं। तो चूंकि उन्होंने पीरियोडिक टेबल अभी नहीं पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं पढ़ी है, बहुत सी चीज़ें नहीं पढ़ी होती हैं, तो लेकिन बट आई विल ट्राई दैट आपको किसी भी स्तर में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप है, फैमिलीज हैं, है ना, हर मटेरियल की, हर एलिमेंट की अपनी अपनी फैमिली है, वो उस फैमिली का मेंबर है। तो हमारे यहाँ पीरियोडिक टेबल में, हमारे यहाँ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हमारे नानी घर पे हो तो अपने यहाँ है, तो अपने यहाँ क्या है ना, एक सेमीकंडक्टर फैमिली है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। इस फैमिली के सभी मेंबर्स को हम सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स में खासियत ये होती है कि जब आप सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इनकी जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। टेम्परेचर बढ़ता है यानी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से इनके मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिस वजह से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे कंडक्शन भी उतना ज्यादा होगा। तो कंडक्शन ज्यादा यानी रेजिस्टेंस कम। तो ये सेमीकंडक्टर्स की प्रोसेस है। इसके अलावा हमारे पास कुछ स्पेशल मटेरियल भी है जिन्हें हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स। सुपर कंडक्टर्स की खासियत क्या है कि वो काफी लो टेम्परेचर पे अपनी रेजिस्टिविटी को जीरो कर लेते हैं। अपनी रेजिस्टिविटी को क्या कर लेते हैं? जीरो कर लेते हैं। कि वैसे तो उनमें रेजिस्टिविटी कुछ होगी, लेकिन बहुत लो टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी सडनली क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इस टेम्परेचर को उनका क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल टेम्परेचर। मरकरी यानी पारा, मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू होती है 4 केल्विन। 4 केल्विन समझ रहे हो? टेम्परेचर पढ़ा है थोड़ा बहुत 9th में? गुड। तो हमें पता है ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ते हैं तब जाके केल्विन बनता है, यानी केल्विन में से 273 घटाओगे तब जाके डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। तो 4 केल्विन में से 273 घटाओ तो कितना हुआ? -269 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ जम जाती है, उससे भी -269 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। दिस इज वेरी वेरी लो, दिस इज वेरी लो टेम्परेचर, है ना। तो इस लो टेम्परेचर पे मरकरी अपनी रेजिस्टिविटी को जीरो कर लेती है। ये कई साइंटिस्ट का मिला जुला एक एफर्ट था, कई साइंटिस्ट का सुपर कंडक्टर्स को बनाने में योगदान है, और सुपर कंडक्टर्स हमारे बहुत यूजफुल है। सोचिए, सुपर कंडक्टर एक ऐसे कंडक्टर जिनमें रेजिस्टेंस नहीं है, यानी हम जो भी करंट फ्लो कराएंगे, जो भी एनर्जी से फ्लो कराएंगे, बेसिकली कभी एनर्जी लॉस नहीं होगा, है ना। बट प्रॉब्लम क्या है कि इतना लो टेम्परेचर एक्वायर करना बड़ा खर्चीला काम है। सोचो कितना महंगा रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा घर में, है ना। और जाहिर है वो रेफ्रिजरेटर नॉर्मल रेफ्रिजरेटर जैसा तो होगा भी नहीं, है ना। तो क्या है कि हमारा टारगेट है कि हम रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर्स डेवलप कर सकें, जो रूम टेम्परेचर पे काम करें, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब नॉर्मल जो 27-25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो काम कर सकें हमारे घरों में, है ना। क्योंकि नॉर्मल हम एयर कंडीशन की हेल्प से 16 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रूम टेम्परेचर क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि रूम टेम्परेचर पे अगर सुपर कंडक्टर्स बनाए जा सकें तो हम यूज कर सकते हैं इनका हाउस होल्ड वायरिंग में, जिससे एनर्जी लॉस नहीं होगा। और साइंटिस्ट इसमें कोशिश कर रहे हैं, बन भी रहे हैं। प्योर सुपर कंडक्टर मिलना मुश्किल है, इसीलिए अलग अलग मटेरियल्स को मिलाकर सुपर कंडक्टर बनाए जाते हैं। जो पहला सुपर कंडक्टर बनाया गया उसका नाम था बिस्को, बिस्मिथ स्ट्रोंशियम कैल्शियम ऑक्साइड, ये कंबाइंड फॉर्म था बिस्को। इन बिस्को मटेरियल को कहते हैं स्क्विड्स।
सुपरकंडक्टर, क्वांटम इंटरफेरेंस डिवाइसेस। लेकिन ये सब बहुत हाई एनर्जी फिजिक्स, बहुत हाई लेवल फिजिक्स की बातें हैं, हाई लेवल इलेक्ट्रॉनिक्स की बातें हैं। आपके स्तर में इतना नहीं है। आपके स्तर के अनुसार आप बस इतना समझ लीजिए कि नॉर्मल कंडक्टर वायर्स में जो रेजिस्टेंस है वो थर्मल वाइब्रेशंस की वजह से क्रिएट होता है। ये थर्मल वाइब्रेशंस बढ़ जाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जिस वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है बेसिकली। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। वायर की क्वालिटी होती है रेजिस्टिविटी। वैल्यू अगर लेंथ और एरिया में चेंज हो रहा है तो रेजिस्टिविटी में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो आज का ये जो हमारा लेक्चर था, आज का ये जो हमारा सेशन है, ये बेसिकली ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस से रिलेटेड था। कल हम लोग करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ऐसे ही सोशल डिस्टेंसिंग से रहिएगा। अभी आपकी छुट्टी हो गई है तो घर जाइएगा तो भी सड़क पर, रास्ते में ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू लर्नर्स।